हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी से रिलेटेड है। और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? एट विच प्लेस इन बिहार द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर टर्टल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है हमारे पास पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, भागलपुर के अंदर ये टर्टल के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पे भागलपुर की बात आ रही है तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ये प्राचीन काल में भागलपुर, जिसको चंपा के नाम से जाना जाता था, और ये अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और ये जो टर्टल है, ये जो शेल्टर है टर्टल का, लगभग उसके अंदर लगभग 500 टर्टल, 500 कछुए एक टाइम में उसको ठीक किया जा सकता है, उसको वहाँ पे शेल्टर दिया जा सकता है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर के पास ही है, विक्रमशिला बिहार। और उसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा? तो वहाँ के शासक थे पाल डायनेस्टी के धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड्स रिंगिंग स्टेशन हैज़ बीन रिसेंटली ओपनड? हाल ही में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के अंदर खुला है, वो कहाँ पे होगा? ऑप्शन है हमारे पास नालंदा, बिहार शरीफ, ईस्ट चंपारण जिसको मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट चंपारण जिसको बेतिया के नाम से भी जाना जाता है, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। अब नन ऑफ द एबव क्यों होगा? क्योंकि इसका जो राइट आंसर है, भागलपुर के अंदर ही बर्ड्स रिंगिंग स्टेशन को बनाया जाएगा। और इसको बनाने के लिए बिहार का जो क्लाइमेट मिनिस्टर, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर हैं नीरज सिंह बबलू जी, वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ, बिहार गवर्नमेंट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं इस रिंगिंग स्टेशन को बनाने के लिए। और ये नॉर्थ इंडिया का पहला रिंगिंग स्टेशन जो कि बिहार में बनाया जाएगा। इससे पहले भारत के अंदर 3 ऐसा रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है। वो कौन सा है? एक तमिलनाडु हो गया, एक राजस्थान हो गया और एक उड़ीसा हो गया। तो चौथा जो आंसर होगा, पाँचवा आंसर इसका ऑप्शन राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये भागलपुर के अंदर बनाया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अ कैंपेन, 2 मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न है, अ कैंपेन कॉल्ड प्यार का पौधा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्यार का पौधा नामक एक अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही प्यार का पौधा कैंपेन लॉन्च किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, जो कि कौन है? नीरज कुमार सिंह बबलू, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। उन्होंने ही इस कैंपेन को लॉन्च किया है बिहार के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ड्यूरिंग 16th सेंचुरी BC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट इन करेंट ज्योग्राफी ऑफ बिहार? ऑप्शन है हमारे पास वज्जी, अंग, मगध, विदेह। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के वर्तमान भूगोल में नहीं था? इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें वज्जी बिहार के अंदर था, जो कि अभी आज का वैशाली के नाम से कहलाता है, और उसका कैपिटल भी वैशाली ही था। अंक, जो कि भागलपुर है आज का। मगध, ये मगध साम्राज्य जो कि इसका कैपिटल पटना के अंदर था। और विदेह मिथिला रीजन को बोलते। तो ये सारे के सारे बिहार के ही पार्ट थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन बिहार आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम नियोलिथिक टू पाल डायनेस्टी हैव बीन फाउंड? बिहार के किस पुरातात्विक स्थल से नवपाषाण काल से लेकर पाल वंश तक का पुरातत्व अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास चिरांद, नालंदा,
बराबर केव्स, विक्रमशिला, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चिरांद के पास से ही ये प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पे, चिरांद कहाँ पे अवस्थित था, तो वो छपरा के नज़दीक में है। और छपरा की बात यहाँ पे आई है, तो छपरा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो छपरा साल्ट पिटर, जिसको सोडा भी बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। साल्ट पिटर की इंडस्ट्री मुगल के टाइम से यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड किया गया था। फिर आता है एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, छपरा और गोपालगंज को कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, तो नेशनल हाईवे 85 छपरा और गोपालगंज को कनेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुमायूं ने बिहार और जौनपुर पर विजय प्राप्त करने वाली अफगान सेना को हराया था। ऑप्शंस है हमारे पास 1532, 1539, 1540, 1538। इसका जो राइट आंसर होगा 1532, ये सही है। 1532 में ही हराया था। और हुमायूं से रिलेटेड कुछ बैटल हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। 1539 में हुमायूं ने लड़ा था चौसा का बैटल। ये किसके किसके विरुद्ध हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध। और यहाँ इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। 1540 में बैटल कहाँ का हुआ था, कन्नौज में लड़ाई हुई थी। और इसको क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं यहाँ से भाग के फिर से अपने घर काबुल की ओर चला गया था। फिर आता है आपको हुमायूं से रिलेटेड कुछ बैटल हैं। बैटल ऑफ धादरा, धादरा का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1532 में हुआ था। धादरा की लड़ाई, इसमें हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। फिर एक भोजपुर में बैटल हुआ था, हुमायूं और जमान मिर्ज़ा के बीच में हुआ था। और इस सभी बैटल में हुमायूं की जीत हुई थी। एक आता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, जो कि 1555 में हुआ था। और सबसे जो लास्ट वाला बैटल, जो कि बैटल ऑफ सरहिंद था, ये 1555 में हुआ था। और इसमें फिर से हुमायूं दिल्ली साम्राज्य को अपने अंदर कर लिया। तो इसमें सिकंदर सूरी से हुमायूं की युद्ध हुई थी, जिसमें सिकंदर सूरी की हार हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विच बैंक वॉज नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। वैश्विक निजी बैंकिंग पुरस्कार 2021 के किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास HDFC बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा HDFC बैंक सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डैनियल ऑर्टेगा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन है हमारे पास लाओस, क्रोएशिया, पोर्टुगाल, निकारागुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डैनियल ऑर्टेगा ये निकारागुआ के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये लगभग लगातार चौथी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के। निकारागुआ की यहाँ पे बात आई है, तो निकारागुआ का कैपिटल क्या है, तो ये मानागुआ है। और यहाँ के करेंसी को क्या बोलते हैं, तो निकारागुआ के करेंसी का नाम कोर्डोबा है, कोरडोबा। फिर आता है लाओस, लाओस का कैपिटल क्या है, तो लाओस का कैपिटल है विंतियाने और इसकी करेंसी का नाम है कीप। क्रोएशिया का कैपिटल जागरेब है और इसके करेंसी का नाम क्यूना है। फिर आता है पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है और यहाँ के करेंसी को यूरो बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है, वीर गाथा प्रोजेक्ट was organized by Minister of Education, Department of School Education and Literacy with which of the following। वीर गाथा परियोजना का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास CBSE, NCERT, BSCB, UP स्टेट बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, CBSE के साथ ये टैग करके उसको लॉन्च किया गया था। तो CBSE की यहाँ पे बात आई, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, मनोज आहूजा। CBSE के चेयरमैन मनोज आहूजा जी हैं। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न हमारा, 18th एडिशन ऑफ कचई लेमन फेस्टिवल। कचई लेमन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कचई लेमन फेस्टिवल 18वां जो संस्करण था इसका किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर होगा मणिपुर सही जवाब है। मणिपुर के अंदर ही कचई लेमन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 18वां एडिशन था। तो अब यहाँ पे डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नाम दे रखा है, तो इसके कैपिटल और वहाँ के CM गवर्नर की चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिज़ोरम की बात आई है,
तो मिजोरम के गवर्नर का क्या नाम है? तो मिजोरम के गवर्नर का नाम है कुंभापति हरि बाबू। कुंभापति हरि बाबू, रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मिजोरम का कैपिटल क्या होता है? आइजॉल। और यहाँ के सीएम हैं जोरमथांगा। जोरमथांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, जिनको एडिशनल चार्ज यहाँ का मिला है। जगदीश मुखी जी को यहाँ का एडिशनल चार्ज मिला है। और ये परमानेंट गवर्नर कहाँ के हैं? तो ये असम के हैं। ठीक है। और नागालैंड क्लियर हो गया। और यहाँ के जो सीएम कौन है? एन रियो, नेफ्यू रियो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है मेघालय। मेघालय का कैपिटल कहाँ पे है आपको? शिलोंग। और यहाँ के जो सीएम हैं कॉनरेड संगमा और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। फिर आता है आपको मणिपुर, क्लियर हो गया। यहाँ के सीएम हैं एन वीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर हैं टी सौंदर्य राजन। नो सॉरी, मणिपुर के गवर्नर का नाम है ला गणेशन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ द एमएसएमई मिनिस्ट्री विच इज़ एस्टेब्लिश्ड एट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई मंत्रालय के लिए प्रौद्योगिक केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसकी स्थापना कहाँ पे होगी? तो ऑप्शन है हमारे पास बेंगलुरु, चेन्नई, सिकंदराबाद, पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुडुचेरी के अंदर ही ये सेटअप किया गया है। और पुडुचेरी की बात आई है तो ये यूनियन टेरिटरी है और इंडिया के अंदर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और पुडुचेरी के जो सीएम बने कौन है? एन रंगास्वामी। और यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं वो कौन है? टी सौंदर्य राजन। ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, पेरी ओलिवर गौरी अंकस विल सक्सीड गीता गोपीनाथ एज IMF चीफ इकोनॉमिस्ट। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी गीता गोपीनाथ, उनको हटाकर उनका रिप्लेसमेंट करके किनको लाया गया है? तो वो हैं पेरी ओलिवर गौरी अंकस। और ये किस देश से बिलोंग करती है? तो ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री द डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट ओपनड अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1.5 करोड़ के मार्क को ये टच कर लिया। और ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था? तो ये स्कीम आपको 28 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन से हमारे पास उर्जित पटेल, अरुंधति भट्टाचार्य, नवरंग सैनी, असगर फरहादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उर्जित पटेल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये टाइटल तो इंग्लिश में ही होगा, चाहे इसका हिंदी रूपांतरण करे फिर भी, मीन्स गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये किनके द्वारा लिखी गई बुक है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, जो कि लिखें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर धीरेन्द्र कुमार झा इसके सही जवाब होंगे। तो सेकंड ऑप्शन ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इन विच सिटी। ऑप्शन से हमारे पास सिकंदराबाद, हैदराबाद, पटना, न्यू दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 करेक्ट है, एक रॉक म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड किए हैं, उसका उद्घाटन किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहाँ के मिनिस्टर है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर के सांसद हैं। और ये मिनिस्टर हैं आपको मिनिस्टर ऑफ डोनियर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, हु विल बी द पाकिस्तान फर्स्ट वुमन सुप्रीम कोर्ट जज। पाकिस्तान की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन होगी? ऑप्शन है हमारे पास आयशा मलिक, मलाला यूसुफजई, जिनको सबसे कम उम्र में नोबेल मिला था, ये गलत हो गया। माहिरा खान, ये अभिनेत्री हैं। नूर जहां अभिनेत्री थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह इन विच यूनिवर्सिटी। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए
कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं ने किस विश्वविद्यालय में किया है? ऑप्शन है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है द टाटा ग्रुप हैज रिप्लेस्ड चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द ईयर 2022 और 2023 के लिए वीवो को रिप्लेस करके टाटा उसका फ्रेंचाइज ले लिया है। और ये कितना रुपया पर ईयर एक्सपेंड उस पर खर्चा करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 300 करोड़ रुपया पर ईयर उस पर एक्सपेंड करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड whom हैज़ द चेयरमैन टू हेड द इंक्वायरी कमिटी टू इन्वेस्टिगेट पीएम सिक्योरिटी ब्रिच। सुप्रीम कोर्ट ने किसे प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ बनाए गए हैं अभी रिसेंट में, न्यूली अपॉइंटमेंट है। फिर मनोज आहूजा नहीं होगा, जीएन वाजपेयी नहीं होगा, इंदु मल्होत्रा इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड्स डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 एट। तो बहिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद 2023 में पहली विश्व T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, केरला, कोलकाता। इसका राइट आंसर केरला होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट declared 4 villages located near the Nepal border in the district as revenue villages. Which of the following is not among them? उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उनमें से नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास भवानीपुर, धकिया, ये सीवा एंड विचिया। ये चारों के चारों गांव इसमें मौजूद हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत अनाउंस्ड थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑन द फर्स्ट प्राइज। ये जो नेशनल वाटर अवार्ड 2020 घोषणा किया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, ये तीसरा वाला भाग था और इसमें टॉप किया है आपको उत्तर प्रदेश। अब ये स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक भी इसका रिजल्ट निकाला गया है और ईस्टर्न जोन में ये जो टॉप किया है आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो वो आता है आपको ईस्ट चंपारण जो कि मोतिहारी ज़िले का नाम है। और ये सेकेंड नंबर पे इसमें आया है आपको गोड्डा, गोड्डा जो कि झारखंड का एक ज़िला है। फिर आता है आपको साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का कैपिटल है। नॉर्थ जोन में मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश है और वेस्ट जोन में टॉप पे इंदौर बना हुआ है। फिर आपको आता है बेस्ट विलेज पंचायत में ये जो नेशनल वाटर अवार्ड मिला है ईस्ट जोन के लिए आपको तेलारी पंचायत जो कि गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनको मिला है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, आज का ये करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। ऑप्शन है हमारे पास कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज के इंडिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे डिटेल में डिस्कस किया गया है। और ये जो 7 वर्ग थे वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो आपको एक था बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिमान वर्ग जिसे ब्राह्मण का कहा जाता था, ब्राह्मण। नेक्स्ट आता है आपको किसान वर्ग, फिर आपको आता है चरवाहा, फिर आपको आता है कारीगर, फिर आपको एक वर्ग था सैनिक, फिर आपको आ गया सेना, फिर आपको आगे सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी। ये टोटल 7 वर्ग का डिस्कस किया गया था मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक में। मेगास्थनीज कौन थे? तो एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो कि लगभग 14 साल तक मगध साम्राज्य के अंदर पटना में रहे थे और वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट आता है ऑप्शन में है हमारा, देख लेते हैं ऑप्शन को हम, कौटिल्य, कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो बुक थी वो अर्थशास्त्र थी।
और फिर आता है शिलालेख से भी कुछ बातें मिली है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखा था, उससे भी कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बातें पता चलती है। फिर अशोक का एक जूनागढ़ का शिलालेख था जो कि रुद्र दमन के नाम से जाना जाता है, उसमें भी कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। बट ये जो सात वर्ग का विभाजन था ये मेगास्थनीज वाले इंडिका में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन से हमारे पास वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, वार्ड गलती लिखा, लॉर्ड वेलेजली होगा। नेक्स्ट आता है आपको लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए अगर ऑफिशियली बोलेंगे तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ था आपको 1861 में, 1861 में ये स्टार्ट किया गया था। और इसकी खुदाई किसने की थी? तो स्टार्ट किया था ये अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, ठीक है। और बट इसको ऑफिशियली एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था परमानेंट ये रूप से, इसका 1906 ईस्वी में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कैनिंग की बात आई है तो कैनिंग यहाँ पे ऑप्शन में है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1858 और 61, 1861 का हमने जिक्र किया। तो 1861 के टाइम में जो गवर्नर हुआ करते थे वो आपको थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वहाँ के गवर्नर थे और उनके टाइम में सबसे पहले तो आपको इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 का। फिर आपको इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 का। फिर इनकम टैक्स सबसे पहले 1858 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, स्वतंत्रता वो जो हुआ था 1857 की क्रांति उसके बाद। फिर आपको कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1857 के अंदर। फिर नेक्स्ट बात को देखते हैं हम, लॉर्ड कर्जन का जो टाइम था शेड्यूल आपको ये था, आपको 1899 से 1905 के बीच में ये इंडिया के अंदर रहे थे। और इन्होंने क्या क्या किया था उसको देख लेते हैं। 1902 ईस्वी में इन्होंने एक पुलिस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था। फिर ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फॉर्म किए थे लॉर्ड कर्जन जी। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 1904 के अंदर लाए थे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाए थे। फिर आपको सबसे पहले जो वो सिक्का और पेपर मनी करेंसी का जो एक्ट लाया गया था वो 1899 में लाया गया था और ये भी कर्जन के द्वारा ही लाया गया था। फिर आपको होता विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता के अंदर है, इसका फाउंडेशन स्टोन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही डाला गया था। चलिए फिर आता वेरन हेस्टिंग ऑप्शन में है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हेस्टिंग का जो टाइम शेड्यूल था वो आपको 1774 से 85 के बीच में रहे थे और ये गवर्नर जनरल थे, 1774 में बने थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के टाइम पीरियड में गीता का जो हुआ था ट्रांसलेशन हुआ था किसके द्वारा? तो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। और गीता का जो ट्रांसलेशन हुआ था ना उसमें जो ये इंट्रोडक्शन पेज था वो वैरन हेस्टिंग के द्वारा लिखा गया था। फिर ये एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल के अंदर बना था ना उसका जो फॉर्मेशन किए थे हेस्टिंग ही किए थे, 1784 में बना था एशियाटिक सोसाइटी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बना था बंगाल के अंदर। और ये विलियम वैरन हेस्टिंग और विलियम जॉन्स के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर आपको आता है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ऑप्शन में है। और इन्होंने क्या क्या किया था, तो ये सब्सिडरी अलायंस लाने वाले थे। और सबसे पहला जो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा? तो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा, ठीक है, जिनका नाम क्या था? निज़ाम अली। नेक्स्ट आता है मद्रास प्रेसिडेंसी, लॉर्ड वेलेजली के टाइम में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही टीपू सुल्तान को हराया गया था और उनकी मृत्यु की गई थी। कब की गई थी? तो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1799 में हुआ था और ये टीपू सुल्तान को हराए थे। फिर इन्होंने लड़ा था आपको द्वितीय एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार जो कि आपको 1803 से 5 तक चला था। फिर इन्होंने एक ट्रीटी करी थी, ट्रीटी ऑफ बैसिन, 1802 ईस्वी में, ट्रीटी ऑफ बैसिन। तो ये क्लियर हो गया दूसरा ऑप्शन। तो आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास आर श्रीनिवासन, वी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो फाउंडेशन डाला गया था कब डाला गया था आपको? 1936 नहीं, हाँ सॉरी 2 मिनट स्केच ठीक कर लूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट आपको 1936 के अंदर, और ये किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा। और ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1957 के अंदर जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो लगभग 9 सीट जीत कर लाई थी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन से हमारे पास सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, व्यास, व्यास सिंधु। तो चलिए, हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा का जो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के पास। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था, जिसको इंग्लिश में इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो ओरिजिन था मानसरोवर लेक, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। विना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन से हमारे पास कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदू, चन्हूदरो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, ध्यानागार, धान्यागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपको अन्नागार या धान्यागार, इसको किस नाम से जानते हैं? अन्नागार के नाम से भी जाना जाता था, या अन्य कोठार के नाम से भी जाना जाता था। इसका सबसे बड़ा विशाल यही था। तो लगभग आपको इसका जो लंबाई था लगभग 45 से 0.71 मीटर लंबाई, और लगभग 16 मीटर ये चौड़ा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हड़प्पा सभ्यता है ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन, फिर लौह युगीन, पाषाण युगीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कांस्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था? ऑप्शन जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, और चावल और दाल, सब्जियां और फल। इसका जो राइट आंसर होगा दूध और उसके उत्पाद। साथ में उस टाइम में जौ का भी यूज़ किया जाता था, बट इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? तो ऑप्शन से हमारे पास शिक्षा, जन्म, व्यवसाय, प्रतिभा। तो ये व्यवसाय पे आधारित थी। जो लोग जो चीज़ करते थे उसके अनुसार उनका वर्ण का वो क्लासिफिकेशन किया जाता था। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन है ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, भागवत गीता, मुंडकोपनिषद। इसका जो राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन से हमारे पास अशोक का रुमनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। देखिए अशोक का जो अशोक के टाइम में ना वो जो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी के पास, लुम्बिनी के अंदर। और अशोक के टाइम में लुम्बिनी को रुमनदेई के नाम से जाना जाता था। तो अशोक के रुमनदेई स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्या हो रहा भाई? अगला प्रश्न है हमारा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नलिनी होगा ये, नलिनी सेनगुप्ता, सेनगुप्ता, अरुणा आसिफ अली। तो इसका जो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ये 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता के अंदर हुआ था। फिर प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो वो सरोजनी नायडू थी। ये जो अधिवेशन हुआ था 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट आपको आता है श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। नलिनी सेनगुप्ता ये कांग्रेस का 48वां सेशन की अध्यक्ष बनी थी, और ये जो 48वां सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको हुआ था कलकत्ता के अंदर। ये 1933 में हुआ था कलकत्ता में। फिर आपको आता है अरुणा आसिफ अली, जिनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट की थी? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई के अंदर ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय तिरंगा लहराई थी। और अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ऑप्शन से हमारे पास बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। इसका जो राइट आंसर होगा बैरकपुर से ही चलाई थी उन्होंने पहला गोली। और ये कब हुआ था? चलिए मंगल पांडे से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो किस इन्फेंट्री के सैनिक थे? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किस बटालियन के? तो ये 34वें बटालियन के थे, और ये 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह किए थे। ठीक है, 1857 को विद्रोह किए थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
अगला हमारा प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है, भारतीय नौजवान सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास BC पाल, फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, फिर आपको आता है रुक्मणी लक्ष्मी पत। तो इसका जो राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह के द्वारा। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1926 में। और भगत सिंह के साथ एक और थे, वो कौन थे? भगवती चंद्र वोहरा भी थे भगत सिंह के साथ भारतीय नौजवान सभा के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारे पास VD सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो लाला हरदयाल इसका सही जवाब है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी। और उसका दूसरा नाम क्या था? वो जहाँ पे हुआ था उसका हेडक्वार्टर का क्या नाम था? तो उसका नाम था युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। और इसका जो पुराना नाम था इस पार्टी का, गदर पार्टी का, वो क्या था? तो इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है। और ये 1948 में इस पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। लाला हरदयाल के साथ एक और थे, सोहन सिंह वखना, और इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है जौ, जिसको यव भी कहते हैं, जई, ओट, फिर राई, गेहूं, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ थी? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, सप्त सिंधु, बंगाल, दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा सप्त सिंधु करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास त्रिपिटक, फिर आता है उपनिषद, आगम, अरण्यक। तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। कभी कभी स्केच वर्क नहीं करता। त्रिपिटक इसका राइट आंसर है, बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। फिर आपको इसमें ऑप्शन है, एक आता है अरण्यक है ऑप्शन, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और वेद का ये खंड है, गद्य खंड को बोलते हैं अरण्यक, वेद सॉरी, ये वेद के अंदर है। फिर आपको आता है उपनिषद, जानते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड है। फिर आता है आपको आगम। आगम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपको जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन से हमारे पास संस्कृत, ब्रह्मी, पाली, खरोष्ठी। इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृत सही जवाब है। फिर यहाँ पे पाली किसका ये था, कौन से लोग यूज़ करते थे? तो बौद्ध धर्म के लोग यूज़ करते थे। त्रिपिटक जो है वो शायद पाली में ही लिखा गया है। ब्रह्मी और खरोष्ठी ये अशोक के टाइम पीरियड में यूज़ किया गया था। और अशोक के इंस्क्रिप्शन जो हैं वो किस चीज़ से में लिखे गए हैं? तो ये ब्रह्मी में भी हैं और खरोष्ठी में हैं। और ये ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो एक थे जेम्स प्रिंसेप इस लिपि को यही पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश के तत्काल, या थोड़ा ये क्लियर नहीं है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य का शासन किया था? ऑप्शन है सातवाहन, शुंग, नंद, कण्व। नंद तो पहले आया था तो ये तो क्लियर गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर शुंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न आएगा, बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? ऑप्शन है हमारे पास सर जॉन लॉरेंस, ये क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, सर जॉन लॉरेंस। फिर आता TR होम्स, ये भी नहीं। LER रीज के द्वारा ही ये बात कहा गया था। फिर अशोक मेहता है। तो अशोक मेहता जी क्या बोले थे? ये एक ग्रेट रिवोल्ट बोले थे, 1857 की क्रांति को ग्रेट रिवोल्ट बोले थे। फिर ये एक चीज़ और कहते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम, ये अशोक मेहता के द्वारा ही कहा गया था। और यहाँ पे होम्स ऑप्शन में है तो TR होम्स क्या बोला था? सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध संग्राम।
फिर आपको आता है सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो होम्स लॉरेंस ने कहा था सैनिक विद्रोह, और दुर्गादास बंदोपाध्याय जी के द्वारा ये बात कहा गया था। फिर ये सबसे पहला जो मेन सवाल में पूछा गया 1857 का संघर्ष धर्मांधाओं का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो ये एलियार रीज के द्वारा कहा गया था। फिर आता है वी.डी. सावरकर जी, ये क्या कहते हैं, तो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। और एक थे आर.सी. मजुमदार, ये क्या बोले थे, यह क्रांति नहीं सैनिक विद्रोह थी, ना ही संग्राम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक कौन था, बहुत ही हल्का आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कालिदास। फिर बाण भट्ट क्या लिखे, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो इन्होंने लिखा था आपको हर्षचरित, फिर एक कादम्बरी, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाण भट्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण किया था। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र वन, विजयलाल, फिर आदित्य राजराज सेकंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा राजेंद्र फर्स्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी, ऑप्शन है हमारे पास सोमेश्वर थर्ड, कलहन, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन। तो कथा सरिता सागर ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कलहन, कलहन क्या लिखे थे, तो रजत रंगिनी, ये क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, जो कि चालुक्य शासक थे। और ये कहाँ पे इनकी बाउंड्री कहाँ थी, चालुक्य और हर्षवर्धन का, तो ये नर्मदा रिवर का उनका बाउंड्री था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन है हमारे पास पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद्र, कुमारपाल, इसका जो राइट आंसर होगा बघेल भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शंस हैं हुसैन शाह, आमिर खुसरो, फिर नेक्स्ट है बातबक शाह नानक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आमिर खुसरो। नेक्स्ट आता है भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शंस हैं अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। हम तुगलक की बात आई तो तुगलक से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम था वो क्या था, उलुग खां, और जौना खां के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पे जौनपुर शहर का स्थापना किया गया था उनके छोटे भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर। फिर मोहम्मद बिन तुगलक सभी रिलीजन के लिए सामान्य थे, और हिंदू लोगों को उच्च पद पर रखा हुआ था उन्होंने। फिर इन्होंने अपना जो कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, मतलब दिल्ली से राजधानी ये कहाँ पे शिफ्ट किए थे, तो देवगिरी। फिर आपको आता है इन्होंने एक मुद्रा चलाई थी जिस जो किस चीज़ का बना था, तांबा का। तो ये क्लियर हो गया तुगलक से रिलेटेड पॉइंट। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। ऑप्शंस हैं संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, तो इसका जो राइट आंसर होगा संत तुकाराम, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। ऑप्शन है हमारे पास निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, इमाम शाही, तो इसका जो राइट आंसर होगा आदिल शाही। ठीक है, आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह 1489 में बीजापुर की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। तो ये कब की गई थी, मॉडले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, और ये कब हुआ था, तो ये आपको 1909 के अंदर हुआ, जो कि क्लियर है। फिर अब 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। फिर ये भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, वो आया। फिर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश सांसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय सांसदों के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा, जो कि पहले दिन जो इसकी बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और इसके इंटरिम चेयरमैन बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से। फिर 11 दिसंबर को 1946 में इनका परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने थे, राजेंद्र बाबू को बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन लाए, जिसमें संविधान का प्रेम्बल, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसको पेश किया गया था। तो ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है भारत की संघात्मक व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेडरल सिस्टम, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो कनाडा से संबंधित है फेडरल सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, तो पंचायती राज्य सूची में सम्मिलित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो ये डॉक्टर बलवंत राय मेहता, इनको कहा जाता है। ये 3 टियर पंचायती सिस्टम लाए थे इंडिया के अंदर। 2 टियर पंचायती सिस्टम कौन लाए थे, तो ये थे आपको अशोक मेहता। ये क्लियर हो गया पंचायती राज से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है, ऑप्शन है हमारे पास, अहिंसा, हाँ अहिंसा परमो धर्म, ब्रह्मचर्य भी, सत्याग्रह भी। इसका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो सिख जो कृपान धारण करते हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा, तो ये है आपको आर्टिकल 25। अब देखिए आर्टिकल 24 दे रखा है, उसके अंदर क्या होगा, देखिए आर्टिकल 24 कहता है कि इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना गुनाह है। फिर आता है आर्टिकल 26, इसमें क्या है, रिलीजियस अफेयर के लिए फ्रीडम दिया गया है। फिर आता है आपको आर्टिकल 27, जिसमें पेमेंट और टैक्स से रिलेटेड फ्रीडम दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, प्रधानमंत्री की करता है, राज्यपाल की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक मेहता समिति पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, अभी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत धन विधेयक को पारित, धन विधेयक आपको आर्टिकल 110 के अंदर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ऑप्शन है हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा संविधान सबसे बड़ा है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, ऑप्शन है हमारे पास अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, सही है, नवीन तकनीकी का प्रयोग, सही है, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन, सही है, विदेशी निवेशों को हतोत्साहित करना, नहीं, ये नहीं सही है। बट इसका मोर देन वन सही आंसर होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा चीज़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इसको मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। ये जो प्रश्न है इसमें कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ओह, ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं है, पढ़ते हैं इसको। किसी परिवार द्वारा अपने उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा निजी लेखा वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर दिया गया, पहला ऑप्शन है वित्त आयोग, फिर भारतीय रिजर्व बैंक, फिर वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। ये पहला वाला जो पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको है जाल क्रम मॉडल।
फिर आपको आता है श्रेणीबद्ध मॉडल, फिर आता है संबंधात्मक मॉडल, फिर ये है बहुआयामी मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रेणीबद्ध मॉडल, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन है मेहलानोबिस, फादर ऑफ एस्थेटिक्स है हो गए ये। सेकेंड 5 ईयर प्लान इन्हीं के द्वारा लाया गया था। दादा भाई नेरोजी, ये ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहलाते हैं और इन्होंने ही इस बात को लेकर आया था भारत के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पूर्ण अस्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? ऑप्शन है खरीदार, उद्योग, सरकार, फर्म। इसका राइट आंसर डी होगा, फर्म। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, ये तत्कालिक है। बाजार की संकुचन तत्कालिक है। बाजार मांगों में कमी तात्कालिक है, बट ये लाभ तो लॉन्ग टर्म का है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 50, और ये क्या कहता है, ये भी थोड़ा ब्लर आ रहा है तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? पहला है कृषि, दूसरा औद्योगिक, फिर तीसरा परिवहन, चौथा बैंकिंग। तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में ये क्लियर नहीं है इमेज। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? भूटान, फिर भारत, फिर ये नेपाल है, फिर ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा ओल्ड पीपल का पॉपुलेशन है। फिर आता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं इसको। ऑप्शन है पहला राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा एटॉमिक पावर उत्तर प्रदेश में सही है। मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम सही है। काइगा कर्नाटका में सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है? तो रेनबो रिवॉल्यूशन, ये इसमें सब कुछ मिक्स है। टोटल क्रांति जब मिक्स हो जाएगा तो ये इंद्रधनुष क्रांति हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन, वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। फिर लंदन जो है वो थेम्स पे है। फिर आपको रोम नदी किस पे है भाई? तो रोम नदी आपको टीबर रिवर के ऊपर है, किनारे में। फिर आपको आता है फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी के अंदर है, ये राइन नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया नदी से रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? माधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा, फोसिल, वन विहार, ये मध्य प्रदेश के अंदर है तो ये नहीं होगा। कर्नाटक, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये कर्नाटक इसका सही जवाब है। उड़ीसा के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? सिमलीपाल, नंदनकानन, ये सारे के सारे उड़ीसा में हैं। असम में मानस, नामेरी, ये सारे के सारे असम के अंदर हैं। काजीरंगा असम के अंदर है, ये क्लियर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। विश्व का एकमात्र फ्लोइंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है, मणिपुर के अंदर है, लोकतक लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, और ये भी थोड़ा ब्लर है तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं, ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो पृथ्वी जो पुरानी होती है उसका निर्धारण आपको रेडियोमेट्रिक काल निर्माण के द्वारा की जाती है, ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सूर्य का पृष्ठीय तापमान ये लगभग 5700 के आसपास होता है, तो इसका 6000 डिग्री सेल्सियस सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जल संसाधन के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? वर्षा के जल का संग्रहण, ये सही ऑप्शन। सतत जल उपयोगिता, ये भी सही। प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही। वनोन्मूलन, ये भी सही। तो इसका मोर देन वन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? साइंस शुरू हो गया। तो अम्लीय वर्षा, ये इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, तो ये सही हो गया आंसर, ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मैचिंग करने के लिए बोल रहा है, तो मैच करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर दिख सके। देखिए, तो मैच करेंगे। इसमें है आपको वज्रराज नगर कैमूर, तो कैमूर सीमेंट से के लिए फेमस है, तो बी का फर्स्ट, देखिए बी का फर्स्ट बस सी में ही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का चौथा ब्रजराज नगर कागज़ के लिए मशहूर है, तो इसका ए हो जाएगा। फिर आता है आपको कैमूर, क्लियर हो गया सीमेंट के लिए। फिर हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए, और फूलपुर फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है, तो ये क्लियर हो गया, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, और जिसमें है, ये भी क्लियर नहीं है प्रश्न, इसको हम थोड़ा ध्यान से देख। क्वेश्चन कह रहा पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है, तो मझगांव डॉक आपको मुंबई के अंदर स्थित है, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर आपको आता है 65वां प्रश्न, कहता है दक्षिण अमेरिका में के शीत शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, ऑप्शन है पंपास, प्रेयरीज, वेल्स, सावना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 65th का पंपास इसका सही जवाब है। दक्षिण दक्षिण अमेरिका का जो ये शीत शीतोष्ण घास है उसको पंपास बोलते हैं। वहीं पे वेल्स कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है। फिर आपको आता है शावना ये अफ्रीका का है। और प्रियरीज कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का है। प्रियरीज नॉर्थ अमेरिका का है, और पंपास साउथ अमेरिका का है। एग्जाम्पल हो जाएगा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी, ये सारे के सारे पंपास ग्रासलैंड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का नाम क्या होता है, शावना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है विभ्रंश घाटी बनाती है, तो ऑप्शन है दो एंटीक्लाइज के बीच, दो भ्रंशों के बीच, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है, ऑप्शन है अल्लई पर्वत, एल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत। एल्प्स पर्वत किसके किसके बीच में है, तो ये एल्प्स तो आपको ये सेंट्रल यूरोप का है, सेंट्रल यूरोप। वहीं पे अल्लई ये आपको किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के आसपास है। फिर आपको आता है यूराल, इसका राइट आंसर होगा। और रॉकी माउंटेन ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, जहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड होता है, तो प्रेयरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे हम थे, 69। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश, तो ये सबसे छोटा भूटान हो गया, राइट आंसर भूटान हो जाएगा। संभारी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसो बार, तो ये प्रेशर के कारण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ्स शुरू हो गया और 10 क्वेश्चंस मैथ्स के भी हैं, तो क्वेश्चन इसमें क्या है मैथ्स का वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ₹1200 प्रति मेज़ की दर से तथा 300 प्रति कुर्सी की दर से 8100 खर्च करता है। यदि अधिकतम संभव मेज़ खरीदी गई हो, तो मेज़ मतलब सबसे ज़्यादा मेज़ खरीदी गई हो, तो मैक्सिमम कितना खरीद सकता है 8100 में, तो इस सबसे ज़्यादा मेज़ बरछा के 7200 रुपये का ये खरीद सकता है, मतलब 6 मेज़। और फिर कितने रुपए बच जाएंगे, 900 रुपये की कुर्सी खरीद लेगा ये, तो 3 कुर्सी आएगी क्योंकि 300 रुपये प्रति कुर्सी है। तो इसमें क्या कर रहा है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज़ों की संख्या के अनुपात, कुर्सी और मेज़ का अनुपात कहता है, तो ये क्या हो जाएगा 3:6, तो डेट इज़ 1:2, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो M1D1 करके ये फार्मूला आता है, उससे ये सवाल बन जाएगा। 6 × 8 प्रतिदिन काम करता है और एक सप्ताह काम करता है और कितना रुपया कमाता है, तो 1680 रुपया कमाता है, ऐसे कर लेंगे। फिर कहता है 9 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा, इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। ये जो आंसर इसका हो जाएगा 1890 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति कोई दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा वापस 6 किलोमीटर घंटे की चाल से लौटता है, तो यदि जाने आने का लगा समय 3.5 घंटे हो, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो इसमें कह रहा है एवरेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो इसका क्या होगा S1 × S2 अपॉन ये S1 + S2, इस फार्मूला पे बैठा के एवरेज स्पीड निकालेंगे। फिर डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उसका आंसर जो निकालेंगे, तो उसका आंसर 12 किलोमीटर होगा। 73 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 180 मीटर लंबी तथा 42 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति की पार करने का समय पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए 18 सेकेंड लगेगा। इनको मैथ से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज करके उसका सॉल्यूशन ले लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल सॉल्व करने में नहीं बन पाता और टेस्ट सीरीज़ बहुत लंबा खींचा जाएगा, इसलिए पूरा डिटेल इसको सॉल्व करना सही भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जो शॉर्ट में तुरंत में बन जाएगा उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। किसी वस्तु की 20% लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है जिसका मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और उसको 120 रुपये में बेच देंगे, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब कहता है अगर 25% लाभ पे बेचा जाएगा, तो मतलब 100 में खरीदे और इसको 125 में बेचेंगे, तो ये कितना हो गया, 5 की बढ़ोतरी होगी, तो कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 5 का बढ़ोतरी करेंगे तो 35 रुपये का फ़ायदा होगा, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो इसमें मुझे मूलधन के बारे में पूछ रहा कि कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 100 रुपया हम माने थे, तो 7 से गुना कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 700 रुपये। इसका राइट आंसर बी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, किंतु अपने बेटे के साथ उसी काम को, चलिए कोई आदमी है एक 5 दिन में करेगा और फिर अपने बेटे के साथ वो आदमी उसी काम को 3 दिन में कर देगा, ठीक है, पूरा कर सकता है, तो उसका बेटा अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ये 15 हो जाएगा, तो ए का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो 3 दिन हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी आपको हो जाएगा 5 दिन। तो 3 दिन तो ये करता है, तो मतलब 2 दिन पर काम ये 2 दिन में करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 15 है और ये एक काम 2 दिन में करता है उसका बेटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/1/2 दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि सर्जिकल स्ट्राइक का कूट, देखिए ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, सर्जिकल स्ट्राइक का कूट क्या दिया हुआ है आपको, 1397, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट भी दे रखे हैं। तो एस देखिए कैसे आया, एक एस का वैल्यू एक कैसे आएगा, जब एस का जो सीरियल नंबर कितने नंबर पे आता है, ये एस टी, तो ये 19 पे आता है, तो 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। वहीं पे यू का वैल्यू कितना होता है, 2 21 होता है, फिर 2 और 1 को फिर से ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 मिल रहा है। आर का 18 होता है, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। समझ गए क्या यहाँ पे ट्रिक किया है। तो उसी तरह इसका जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका क्वेश्चन पूछा है आपसे मेट्रो ट्रेन का, तो एम का वैल्यू कितना होता है, एम का वैल्यू होता है 13, तो 3 1 4 को ऐड करेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से स्टार्ट वाला बी और बी है, फिर ऐसे इसका वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चावल के मूल्य में, क्वेश्चन कहता है चावल के मूल्य में 2% है, ये 2% की कमी की गई है। जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, उसमें अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। तो देखिए पहले कोई चावल था वो 100 रुपये किलो था और 49 किलो खरीदा जाता था, तो 4900 रुपये लगता था। बट अब ये चावल का दाम 2% गिर गया, मतलब 2% डाउन हो गया, तो 98 रुपये देगा और ख़रीदना है हमको कितने का, 4900 रुपये का। तो ये कितना किलो चावल आएगा पूछ रहा है, कितना केजी चावल आएगा, तो इसको हम 98 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 50 किलो हो जाएगा। 50 किलो चावल अब वो खरीद लेगा 2% के गिरावट पे। फिर आता है ये क्वेश्चन 79 नंबर, और इसमें कह रहा है कि रूट अंडर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स हो, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इसको सॉल्व करने पर एक्स का जो मान आएगा ये ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स का मान क्रमागत पूर्णांक है तथा व्यंजक एक्स क्यू प्लस 3y माइनस 3 के प्रथम 4 मान 7 20 45 88 है, तो पाँचवा मान क्या हो जाएगा, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 195 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, तो ट्रिक्टिकेल जो है ये मानव निर्मित अनाज है और ये जर्मनी और स्कॉटलैंड के अंदर इसको डेवलप किया गया था। हाइब्रिड है किस किस चीज़ का, तो गेहूँ का और राई का, तो ट्रिक्टिकल इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सॉरी क्वेश्चन भाग गया।
अगला है कीट विज्ञान अध्ययन। कीट विज्ञान मीन्स क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स कीटों का अध्ययन होता है। तो 82 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है टैमीफ्लू किसके लिए प्रमुख औषधि है? ऑप्शन है बर्ड फ्लू, कैंसर, एड्स, पोलियो। तो बर्ड फ्लू के लिए टैमीफ्लू मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो टैमीफ्लू का दूसरा भी नाम है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? टैमीफ्लू का दूसरा नाम है ओसिलेटा माइनर। ये टैमीफ्लू का दूसरा नाम है, बर्ड फ्लू के इलाज में के लिए इसका मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। चलिए 83 क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, लगभग 83 और 23 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, उसको हमने डिस्कस किया। तो टोटल कितने हो गए? 106 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, रेस्ट 44 क्वेश्चन और हैं, उसको देखते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु, डार्विन, क्यूवियर, सुकरात। इसका जो राइट आंसर होगा, क्यूवियर को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्यूवियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वपरागन बायोलॉजी के क्वेश्चन है। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? तो ये इसका होता है सेल्फ अंतः प्रजनन। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आलू में अक्षीय मदद करती है यौन जनन में, कायिक जनन में, खाद्य सामग्री के भंडारण में, कंद के सौंदर्य के लिए। ऑप्शन ई मतलब उपरोक्त में से एक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कायिक प्रजनन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आलू के अंदर जो आई होता है वो हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसको बोलते हैं? कंपेनियन सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कंपेनियन सेल। ये फ्लोएम के अंदर होता है। और ये किसके अंदर होता है? तो कंपेनियन सेल आपको ये फ्लावरिंग प्लांट में होता है। तो आवृत जीवी जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल, जिसको सचर कोशिकाएं कहते हैं। 87 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैक्टस का सूल किसका उदाहरण है? तना, अनुपूर्ण, पत्ते और कलियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा पत्ते का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है आपको अगला प्रश्न, 89 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं? प्रोथेलस किसके अंदर होता है? तो ये टेरिडोफाइटा के अंदर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, मतलब इसके अंदर गैमिटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल गैमिट भी होता है और फीमेल गैमिट भी होता है, ये प्रोड्यूस करता है। तो प्रोथेलस टेरिडोफाइटा के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन फर्स्ट फूल खिलने में, वनस्पति उगने में, फल निकलने में, बढ़ने में। तो दीप्तिकालिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोटो पीरियड। और ये फूल खिलने में मदद करती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरा प्रकाश परावर्तित करती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। तो ये ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैपसीड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है काली मिर्च, अलसी, कॉफ़ी, सरसों। तो ये सरसों से संबंधित है रैपसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पादप को क्वेश्चन भाग गया, चलिए आ गया क्वेश्चन 94 नंबर। किस पादप को भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन आंवला, आम, नीम, तुलसी। तो तुलसी इसका राइट आंसर होगा। तुलसी को भारतीय डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव सेल है? ऑप्शन है हमारे पास संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट एंड स्लेट। तो इसका जो राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव मस्तिष्क के अंदर कितने निलय होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन ए सही है। 3 कौन कौन होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन।
ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग है? तो ये सबसे ले सकता है, अमिताभ बच्चन, AB ब्लड ग्रुप सभी का काम कर देता है। नेक्स्ट आता है स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? तो स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को हीमल तंत्र कहते हैं। मीन्स इसको हीमल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम बोलेंगे परिसंचरण तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे? ऑप्शंस है मेंडल ने, फिर आता है आपको मेंडलीव ने, पावलोव ने, कोच ने। कोच तो वैक्सीन रिलीज किया था, मेंडल ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है सहलग्नता की खोज किसने की थी? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन के द्वारा, सहलग्नता वाटसन के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट आता है जीन शब्द, ये कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ये WL जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनियम के दौरान होता है, क्या होता है? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, देन द्विपट। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थूलपट, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 103 नंबर प्रश्न, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों टुकड़े अपना चुंबकत्व खो देंगे, गलत है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों में अवेलेबल होगा। एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह कार्य करेगा और दूसरा दक्षिणी पोल, नहीं। उनमें से एक टुकड़ा अपना चुंबकत्व खो देगा, नहीं। दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेगा, ऑप्शन D सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवन का ब्लूप्रिंट है? ऑप्शन D DNA, RNA, कोशिका केंद्रक। तो DNA राइट आंसर है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 105वां नंबर प्रश्न। इसमें कहता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पिछले क्लास में भी बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, करंट अफेयर हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। अब मुझे किस क्वेश्चन से डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन। बउआ देवी, क्वेश्चन नंबर 131, बउआ देवी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो ये पेंटिंग से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बिहार। बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बक्सर किस नदी के किनारे है? ये आपको गंगा नदी के किनारे है। बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन सी नदी हैं? तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर आ गया, फिर समस्तीपुर आ गया, सिवान आ गया, ये सारे के सारे बूढ़ी गंडक पे। नेक्स्ट आता है, नहीं सिवान नहीं है, बस मुजफ्फरपुर समस्तीपुर है। सरयू नदी जिसको घाघरा रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये छपरा के किनारे अवस्थित है। कोसी ये आपको नॉर्थ बिहार के साइड में है, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया के साइड में। फिर आपको आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा B ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, अलीगढ़, लखनऊ, आरा। तो इसका राइट आंसर होगा पटना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे? ऑप्शन है हमारे पास विलायत अली, इनायत अली, अजीमुल्लाह, नेक्स्ट है गुलाम हुसैन, लियाकत अली। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वहाबी मूवमेंट के जो लीडर थे पटना के अंदर, वो थे आपको विलायत अली और इनायत अली। ये वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन A सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? ऑप्शन है अशफाक खां, सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, ऑप्शन B सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपको 1906 ईस्वी में हुआ था, और ये किनके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा, और इनके साथ एक और भाई साहब थे जिनका नाम था कोई प्रसाद करके थे, उन्होंने ही इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना? ऑप्शन है हमारे पास श्रीमती संध्या सिन्हा, श्रीमती अघोर कामिनी देवी, परमेश्वरी देवी, श्रीमती कौशल किशोर कामिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अघोर कामिनी देवी किनकी माँ थी? डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनके जन्मदिन के ऊपर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन B करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आता है 138वां नंबर प्रश्न। इसमें कहता है बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक। तो ऑप्शन है गजाधर प्रसाद, सर अली इमाम, पुंदेंदु नारायण सिन्हा, मुंशी प्यारेलाल जी ने अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था का स्थापना किए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ये 1905 में रक्षाबंधन त्यौहार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था और उस वक्त ही ये बंगाल विभाजन के बाद मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 ये आंसर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था। अप्रैल 1908 में हुआ था और ये पटना के अंदर हुआ था। और ये इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो इसके प्रेसिडेंट थे आपको सैयद अली इमाम। ये क्लियर हो गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रेसिडेंट थे 1908 में, जो कि पटना के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा समुदाय सर्वाधिक समृद्ध है। ऑप्शन हैं बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी। इसका जो राइट आंसर होगा जैन लोग ज़्यादा समृद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 142। नई पहल किट किस विभाग द्वारा दिया जाएगा। तो ये आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है, किस जगह पे हुई। तो ये ऑप्शंस हैं पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, नालंदा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हाजीपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है आपको महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार हेराल्ड के, बिहार टाइम्स के। सही जवाब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। इनमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। ऑप्शन है हमारे पास अली इमाम एंड हसन इमाम नहीं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद नहीं। नेक्स्ट आता है मजरूल हक एंड ब्रज किशोर सिन्हा, ये सही जवाब है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना यूनिवर्सिटी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था। तो ये आपको 1917 के अंदर, ये 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1916 के अंदर हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक। तो मजरूल हक के द्वारा ही बिहार के अंदर होम रूल मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न होगा ये क्वेश्चन नंबर 149। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। ये पटना के अंदर 1912 में बांकीपुर एक जगह है, वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस पे जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150वां प्रश्न। क्वेश्चन है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। तो ऑप्शन है हमारे पास तजरुल हक, देन सच्चिदानंद सिन्हा, रामपूरन चंद्र, पुरदेंदु नारायण सिन्हा, देन आपको उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा रामपूरन चंद्र। तो ये आज के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन बनाने में टाइम लग गया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आए इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।